Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely COP28 कॉलन इंक लिखा हुआ है यहाँ। इसका मतलब यहाँ पर बेसिकली बन रहा है टाइटल का कि जो कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज होनी है 28 की, ठीक है। और इसके अंदर इंक से मुराद यहाँ पर ये ले रहे हैं वो कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर फाइनेंशियल्स जो हैं वो जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि बेसिकली कोप के हवाले से, COP28 के हवाले से बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जाए, इसके बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना किया जाए। तो इसी हवाले से इसको लिखा गया है कि क्या ये बढ़ते हुए चैलेंजेस जो हैं इनको सॉल्व किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो किस तरीके से इनको हम सॉल्व करवाएंगे, और इनमें मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन हैं जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो क्राइसिस का सबब बन रहे हैं। मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें मौजूद कुछ डिफिकल्ट टर्म्स हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली टर्म है वो है एपोक। एपोक का मतलब एरा होता है, एज होता है, दौर की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इनक्रेड्युअलिटी आता है। इनक्रेड्युअलिटी का से मुराद यहाँ पर बेएतबारी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेपेस्ट्री है। टेपेस्ट्री का मतलब यहाँ होता है एक उलझी हुई जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एपिस्टोमोलॉजिकल आता है। एपिस्टोमोलॉजिकल स्टडी को कहते हैं, बेसिकली इल्मी चीज जो भी होगी जो नॉलेज से रिलेट करती होगी उसको एपिस्टोमोलॉजिकल कहेंगे। डिसजॉइंट्स आता है। डिसजॉइंट से मुराद जिसके अंदर रब्त ना हो, कमी हो, कोहेरेंस की, रब्त की कमी हो। नेक्स्ट हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर आता है। सुपर स्ट्रक्चर से मुराद ऐसा एक फ्रेमवर्क जिसका स्ट्रक्चर जो है सब पर हावी हो, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हो। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूअलिज्म आता है। ड्यूअलिज्म का मुराद दो तरह के मानी देने वाली चीज जो कि कंट्रास्ट में हो, ठीक है। दो अपोजिंग एलिमेंट्स या दो अपोजिंग जो आइडियाज होते हैं उनके दरमियान कंट्रास्ट पाया जाए तो उसको हम ड्यूअलिज्म कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिग्रेशन टेक्निक आती है। रिग्रेशन टेक्निक क्या है? ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो एनालाइज करता है, बेसिकली रिलेशनशिप देखता है किसके दरमियान, इंडिपेंडेंट के और डिपेंडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको देखा जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग की टर्म आ रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी चीज को स्पेसिफाई कर कर साइड पर करके उसको गौर फिक्र के साथ एनालाइज किया जाता है ना जब चीज को, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्री रिक्विसाइट्स आते हैं। इसका मतलब शराइत होता है। हेजमोनिक है। हेजमोनिक का मतलब होता है डोमिनेंट या फिर कंट्रोलिंग, यानी बर्तरी जिसको हासिल होती है, जिसके पास तमाम पावर्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास वॉर्टेक्स है। वॉर्टेक्स से मुराद एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें तेजी के साथ जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हों, बहुत तबाहकुन चेंजेस आ रही हों, टर्बुलेंट हो, हंगामी सूरत हाल जो होती है उसको वर्टेक्स के सेंस में लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। स्टेक होल्डर्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, जिनके कुछ सर्टन जो इंटरेस्ट होते हैं या कंसर्न्स होते हैं, ठीक है। स्पेशली जो है ये बिजनेस में होती हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में। नेक्स्ट हमारे पास लीगैलिटी आता है। लीगैलिटी से मुराद वही जो तस्लीम करती हैं, लॉ एंड रेगुलेशन को मानती हैं। नेक्स्ट हमारे पास एंटेल्ड है। एंटेल्ड का मतलब यही होता है इन्वॉल्व होना किसी चीज के अंदर, खसूसी तौर पर पार्ट बनना किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस का, ठीक है जी। ये थे कुछ इसके डिफिकल्ट टर्म्स जो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। द एरेना इज सेट फॉर COP28। द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। जो एरेना है वो सेट हो चुका है COP28 का, दुनिया का, कि दुनिया खटी हो रही है दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया से ही, ठीक है। यानी दुनिया को दुनिया से बचाने के लिए ही दुनिया खटी हो रही है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपोक ऑफ इनक्रेडुअलिटी। ये बेसिकली जो है वो टेल ऑफ टू सिटीज हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, ठीक है, लिटरेचर के। उनकी लाइंस ली गई हैं टेल ऑफ टू सिटीज से, जिसके अंदर कंट्रास्ट आपको दिखाया जा रहा है, दो जमानों का जिक्र किया जा रहा है, दो अपोजिट मतलब एक ही जमाने के अंदर दो अपोजिट चीजों का, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये वक्त कौन सा है, बेस्ट ऑफ टाइम भी है यानी अच्छा वक्त भी है, और वर्स्ट ऑफ टाइम भी है, बदतरीन वक्त भी है। इट वाज द एज ऑफ विजडम, ये अकलमंदाना एज भी है, और साथ 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 फुलिशनेस की एज भी है, यानी बेवकूफों की एज भी है। और साथ ही साथ ये दौर है बिलीफ का यानी ईमान का, और इनक्रेडिबिलिटी का भी, बेतबारी का दौर भी है। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट एंड इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। लाइट का भी है, डार्कनेस का भी है। इट वॉज द स्प्रिंग ऑफ होप भी है, और इट वॉज द विंटर ऑफ डिस्पेयर, और मायूसी की विंटर भी है। इट वॉज द हीप ऑफ होप, यानी होप वाली भी हीप है इसके अंदर। इट वॉज द ईयर ऑफ कोप, और ये साल है कोप का। द एरेना इज सेट फॉर COP28। द वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। तो ये एरेना सेट कर दिया गया है कि दुनिया जो है इकट्ठी हो रही है सेव करने के लिए दुनिया को दुनिया से ही। द ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी UNCC एंड प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ COP28
COP28 form a tapestry which is short of but patterns and designs। ठीक है, जो ऑफिशियल ज्वाइंट स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की यूएनसीसी की और प्रेसिडेंट जो डेजिग्नेट किया है COP28 को, ठीक है, इनमें बहुत सारे एलिमेंट्स शामिल हैं जिनके अंदर शॉर्टेज भी है चीजों की, लेकिन कुछ पैटर्न्स और डिजाइन भी हैं। हलुसिनेटरी स्क्रिप्ट क्या होती है? बेसिकली ड्रीम वाली, ठीक है, जिसमें आप ड्रीम देख रहे हो, ख्वाब में हो। तो यहाँ पर एक ड्रीम वाली स्क्रिप्ट है, रोड इन सरियल फैशंस, जो कि अनरियल जिस किस्म की जो फैशंस हैं उसमें गरज रही है, ठीक है, एक यानी जिसकी बेस जो है वो रियलिटी पर मबनी नहीं है। द ज्वाइंट स्टेटमेंट इज अ रेपोजिटरी ऑफ एपिस्टोमोलॉजिकल डिसजॉइंट्स यानी कि इसमें रब्त नहीं है, कोई कोहेरेंस नहीं है, इल्मी एक कोहेरेंस हमें नजर नहीं आता। स्पेशली व्हेन वन रीड्स द स्टेटमेंट, खसूसी तौर पर जब कोई एक शख्स ये रीड करता है स्टेटमेंट को, saying that one of the aims of COP28 would be closing the gaps across the pillars of the Paris Agreement। ये कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कमियां पाई जाती थी, जो पिलर्स की कमियां थी, वो COP28 में पूरी की जाएंगी, उन गैप्स को खत्म किया जाएगा। Now this obviously means critical things when read academically। academically जब read करते हैं तो इसमें वजाहत होती है किस चीज की, कि critical चीजें हैं जिनके ऊपर तनकीदी नजर देखने की जरूरत है। This notion implies that there were severe structural faults within the superstructure of the Paris Agreement। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो कि पेरिस एग्रीमेंट का है, उसके अंदर भी कुछ severe structural faults थे। दिस इज सो इसलिए था ये क्योंकि बिकॉज द डेफिनेटिव वर्ड पिलर्स ओरिएंट टू ऑल दैट प्रोसीड्स एंड ऑल दैट प्रोसीड्स। ये इसलिए था क्योंकि जो डेफिनेटिव वर्ड यहाँ पर यूज किया गया पिलर्स का, इससे पहले जो कुछ हुआ और इसी वर्ड को लेकर आगे जब चलेंगे तो मजीद कुछ इजाफा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो पिलर्स हैं, जो पिलर्स रखे गए हैं, जो फाउंडेशन रखी गई है, जो फाउंडेशन में इतने ज्यादा गैप थे, पेरिस एग्रीमेंट के सुपर स्ट्रक्चर के अंदर ही इतने गैप थे, अगर तो वो जो पीछे हो चुकी है यानी प्रीसीड्स जो हो चुकी हैं चीजें, अगर उनमें खराबियां थी, तो आने वाली फाउंडेशन अगर खराब है तो फाउंडेशन की खराबी की वजह से आने वाली चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं। दिस वुड ऑल्सो मीन दैट द फोर्थ कमिंग COP28 इन ड्यूअलिज्म। तो इसका मतलब यही है कि जो आने वाली जो COP28 है वो ड्यूअलिज्म का शिकार है, यानी अपोजिट दो चीजें चल रही हैं साइड बाय साइड। was also correcting blunders committed of COP21 which created Paris Agreement। और साथ में ये भी कहा जाता है कि जो करेक्ट किया गया था जी COP21 के अंदर जो कमियां थी पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, जिसमें जो है वो पेरिस एग्रीमेंट को क्रिएट किया गया था, वो भी आने वाली के अंदर देखने को मिलेंगी। वन वॉन्डर्स हाउ दिस करेक्शन वुड बी डन परहैप्स थ्रू रिग्रेशन टेक्निक्स और रिवर्स इंजीनियरिंग। तो एक शख्स जो है वो वंडर होता है कि किस तरह से ये करेक्शन जो है वो हो सकती हैं, होंगी मजीद किस तरीके से, ठीक है, रिग्रेशन टेक्निक्स के जरिए या फिर रिवर्स इंजीनियरिंग से। फर्दर अहेड, मजीद आगे हम चलें तो द कोपियन स्टेटमेंट रीड्स यूनिटी इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ फॉर सक्सेस। तो प्रीरिक्विजिट आपको बताया था शर्त को कहते हैं, तो यहाँ पर स्टेटमेंट को मजीद देखें तो कहते हैं कि इत्तेहाद जो है वो सक्सेस की यानी कामयाबी की जो है वो शर्त है। बट इट प्रॉम्प्ट्स इंक्वायरी यूनिटी ऑफ हुम एंड अगेंस्ट हुम। लेकिन यहाँ पर इसी से एक सवाल पैदा होता है, इंक्वायरी होती है कि इत्तेहाद किन लोगों का और किन लोगों के खिलाफ। This essentiality of unity is situated in the joint statement only after the statement accuses the G20 countries of being responsible for 85% of the world's GDP but also 80% of the world's emission। तो इसकी essentiality देखें अगर इत्तेहाद की जो सिचुएट होती है इसके अंदर ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट में जिसमें इल्जाम लगा दिया गया G20 कंट्रीज के ऊपर ही कि वो 85% जो जीडीपी है दुनिया की उसका भी उसके भी रिस्पॉन्सिबल है और 80% जो दुनिया की एमिशन हो रही है उसके भी रिस्पॉन्सिबल हैं। रीड अनक्रिटिकली, अगर हम गैर तनकीदी होकर रीड करें, दिस टर्न्स आउट टू बी, टर्न्स आउट कहते हैं प्रेजेंट करने को, तो ये चीज प्रेजेंट करती है लाइक एन अपलॉज, एक तालियां बजाने वाली एक चीज हमें नजर आ जाती है, देन एन एक्यूजेशन ऑफ द G20, इसके बजाय कि हमने इल्जाम लगाया G20 पर, आर डाउन प्लेड इन द इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ emissions एंड हाइपरबोलाइज्ड विद द कंस्ट्रक्ट ऑफ जीडीपी। कि किस तरह से एक तरफ वो emission कर रहे हैं, ठीक है, emission की कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, 80% आपने देखा वो emission कर रहे हैं जो G20 कंट्रीज हैं, और दूसरी तरफ वो जीडीपी को भी बढ़ा रहे हैं अपनी। दिस इज बट अ फेलिंग अटेम्प्ट बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशनलिस्ट इन द वेंचर ऑफ स्लेइंग टू ड्रैगन्स विद वन स्वॉर्ड। तो ये इसी तरह से ये फेलिंग अटेम्प्ट है ग्लोबल एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशनलिस्ट की, कि ये एक ऐसा ही है जैसे एक तलवार से आप दो ड्रैगन्स को कत्ल कर रहे हैं। emissions are conceived as not so crucial given the hegemonic growth size of the joint 20। emissions जो है कंसीव होती हैं ना सिर्फ और जैसे कि ये क्रूशियल नहीं है जो दी गई यहाँ पर,
जैसा कि आपको इन्होंने यहाँ पर बताया है कि इमिशंस जो है उसको तो कंसीव किया जा रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जबकि हेजमोनिक ग्रोथ साइज जो है जॉइंट 20 का उसको ज्यादा अहम लिया जा रहा है, यानी कि जीडीपी को ज्यादा अहम करार दिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ इमिशंस। तो या तो इमिशंस ज्यादा हो जाएंगी या जीडीपी, लेकिन जीडीपी यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे ज्यादा G20 कंट्रीज बढ़ते हुए नजर आते हैं। द ज्वाइंट स्टेटमेंट विच इज सेटिंग द टोन फॉर द COP28 सफर्स फ्रॉम एन एम्प्टीनेस। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है सेट कर रही है टोन COP28 के लिए, जो सफर करती है बिल्कुल खालीपन में, एम्प्टीनेस में। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, इन अ लव ट्राइंगल ऑफ वल्नरेबल पीपल हु आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज एज सीन लुकिंग टू अस फॉर रिकोर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक लव ट्राइंगल देखते हैं जो वल्नरेबल कंट्रीज के, यानी कमजोर तरीन जो है लोगों की है, जो इफेक्ट हो रहे हैं ज्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से, उनकी तरफ ही देखा जाता है, उनको लुकिंग टू अस देखा जाता है रिकॉर्ड्स के लिए। वन वंडर्स हु आर द अस। तो एक शख्स ये सोचता है कि ये अस कौन है। इज इट द G20? क्या ये G20 है? वेल, इट कैन नॉट बी। ये ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि द स्टेटमेंट स्टेट्स दैट G20 आर पोल्यूटर्स, क्योंकि स्टेटमेंट ने कहा कि G20 तो पोल्यूटर्स हैं। इज द अस द पीपल? तो जो अस हैं वो क्या लोग हैं? नो, नहीं, दे आर द वल्नरेबल्स। पीपल तो वल्नरेबल्स हैं, वो तो कमजोर हैं। तो हु आर द अस देन? तो अस कौन है फिर? Going through the COP28 paradigmatic sponsors patterns, Vertex simplifiers things to a greater extent. तो अगर हम देखें COP28 से जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर पार्टनर्स उनको कहा जा रहा है, तो वो सिंप्लीफायर्स होते हैं, सिंप्लीफाइड थिंग्स कर रहे हैं ग्रेटर एक्सटेंट पर, वसी पैमाने पर। COP28 brands their partners as having a key role in delivering a successful COP28। ठीक है, जो COP28 है वो ब्रांड कर रही है अपने पार्टनर्स को कि वो की रोल जो है डिलीवर करें सक्सेसफुल COP28 में, एंड नेसेसिटेट्स द पार्टनर्स, और उनके लिए अहमियत भी रखते हैं वो पार्टनर्स, जरूरी हैं, कंटिन्यूड रोल टू सपोर्ट द इम्पैक्ट एंड द लेगेसी ऑफ द इवेंट इन द फ्यूचर। क्योंकि फ्यूचर में जो इम्पैक्ट्स पड़ेंगे उसके लिए, और फ्यूचर में उन्हें जो भी हेल्प लेनी पड़ेगी उसके लिए, उनके लिए ये जो पार्टनर्स हैं वो तब भी जरूरी हैं। दिस अगेन प्रॉम्प्ट्स इंक्वायरी। तो ये चीज जो है वो फिर से इंक्वायरी को उकसाती है। दिस मेक्स द स्पॉन्सर्स द स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर स्पॉन्सर्स क्या बना रहे हैं? स्टेक होल्डर्स। ठीक है, मोर ओवर, मजीद बरा, इट कैन नॉट बी डिसर्न्ड वेदर इवेंट इज रेफर टू द COP28 और द फेस्टिविटी ऑफ COP28। कि यहाँ पर क्या इसको नहीं लिया जा सकता कि ये इवेंट है, ये इवेंट के तौर पर दिया देखा जा रहा है, या फिर इसको एक त्यौहार के तौर पर मनाया जा रहा है, फेस्टिविटी लिया जा रहा है COP28 को। एनी हाउ, इवन इफ इट मीन्स द फॉर्मर, अगर इसका मतलब जो है वो इवेंट है, ठीक है, द स्पॉन्सर्स कैन नॉट हैव द लीगैलिटी टू कम्प्लीमेंट द इम्पैक्ट। तो जो स्पॉन्सर्स हैं उनके वो लीगैलिटी नहीं कर सकते, इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, इनके असरात को अगर हम देखें तो उनको कंप्लीट नहीं कर सकते। एंड इफ इट मीन्स द लेटर, और अगर इनका मतलब त्यौहार है यानी कि फेस्टिविटी है, ऑल एंड्स एज द फेस्टिविटी एंड्स एंड नो लेगेसी इज एंटेल्ड। तो किस जैसे त्यौहार खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इसी तरह से ये 28 की कॉप भी खत्म हो जाएगी और किसी किस्म की कोई लेगेसी दाखिल नहीं होगी। Things get clearer as one advances to know who these honorable sponsors are। तो तब ही चीजें क्लियर होंगी जब एक शख्स ये एडवांस करेगा, देखेगा कि ऑनरेबल स्पॉन्सर्स कौन है। वी कैन नॉट मेंशन दी स्पॉन्सर्स, हम इन स्पॉन्सर्स को मेंशन नहीं कर सकते। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन नेम्स, बट कैन मेंशन देयर इकोनॉमिक साइजेस। क्या उनके नाम तो हैं इस तरह से, लेकिन हम उनकी इकोनॉमिक साइजेस को मेंशन कर सकते हैं। सच एज, जैसे कि, जस्ट टू मेंशन अ फ्यू, जैसे इन्होंने मेंशन किए फ्यू। पी स्टैंड्स फॉर पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स को दिखा रहे हैं, जैसे कि पार्टनर 1 है नेट रेवेन्यू ऑफ $47 मिलियन फॉर द ईयर 2022, जो कि $47 मिलियन का रेवेन्यू बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं 2022 के ईयर में। P2 की वर्थ है $42 बिलियन। ठीक है, P3 की जो है वो प्रोजेक्ट की 30 बिलियन है, P4 की $10.457 बिलियन है, P5 की $49.4 बिलियन बनती है, P6 की इनकम जो है वो वर्थ बनती है उसकी $27.53 बिलियन, जबकि P7 की जो है वो $60.53 बिलियन बनती है, और इस तरह से बहुत से दूसरे भी हैं। COP28 स्मेल्स मनी। तो COP28 में से जो है वो पैसे की बू आती है। It is only now where the ontology of joint statement meets its epistemology and settles the meaning of the statement's intended knowledge। तो राइटर यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, जो ontology है यानी कि जो कॉन्सेप्ट है, ontology कहते हैं कॉन्सेप्ट को, तो जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट स्टेटमेंट का, वो उसका जो इल्मी यानी कि उसकी जो स्टडी है, एपिस्टेमोलॉजी है, वो उसके मानी को क्लियर कर देगी, जैसा कि उन्होंने अबव नॉलेज में आपको बता दिया है। राइटर यही कह रहे हैं कि उन्होंने, ठीक है जी, तो यहाँ पर राइटर यही दिखाएंगे आपको, यही कहना चाह रहे हैं बेसिकली
कि जो कोप 28 है उसका किस तरह से फ़ायदा निकलता है, क्या फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा? तो वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये ड्यूअलिज़्म ही नज़र आती है हमें यहाँ पर, क्योंकि जो पोल्यूटर्स हैं, यानी कि जो जी20s देखें हम, जो कि 85% यहाँ पर इमिशन कर रहे हैं, तो वही 22 बन रहे हैं पोल्यूशन का, और जीडीपी भी दुनिया की वही बना रहे हैं 80%, और उनके इम्पैक्ट्स जो हैं वो वल्नरेबल यानी कमज़ोर तरीन ममालिक पर पड़ रहे हैं। तो जो कमज़ोर तरीन ममालिक हैं उनको हेल्प भी उन्हीं से चाहिए, उन्हीं कंट्रीज़ से चाहिए जो कि 22 बन रहे हैं इस पोल्यूशन को फैलाने का। तो अब आप देख सकते हैं कि कोप 28 क्या इस चीज़ को कम करने के तौर पे फ़ायदेमंद साबित होगी, या तो इसको एक फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाएगा या फिर एक इवेंट के तौर पर मना लिया जाएगा। क्या इसमें हमें कुछ इम्पैक्ट्स जो बेहतर तरीके से आउटकम्स निकलेंगे, क्या बेहतरी हमें नताइज नज़र आएँगे इसके या नहीं नज़र आएँगे? यही बेसिकली राइटर इसमें बताना चाह रहे थे। और ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर के हवाले से इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।